हाँ जी, मैंने कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखवाई थी, उनके 26 वर्जन आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब एक बात सुनो, एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन लिखते हैं। हाँ जी, नेगेशन ऑफ ए, नेगेशन ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। आज हमारा लॉजिक खत्म हो जाएगा, कल से मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा, लीनियर अलजेब्रा। नेगेशन ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया, ऑन चेक कर लेता हूं फिर भी। हाँ ऑन है। नेगेशन ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, सुनो क्या है, देखो ये आपके पास P है, ये Q है, ये आपके पास P इंप्लाइज Q है। ठीक है जी, ओके, ये है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। 4 केस बनेंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ये 4 केस बनते हैं। ठीक है, बताओगे क्या आएगा P इंप्लाइज Q में, क्या आएगा? हु विल टेल मी? हाँ जी, बता सकते हैं यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ जरा। हाँ भाई, अरे माइक मैंने ऑडियो वीडियो नहीं ऑन करी थी, अब हुई है। एनीवेज दोबारा बताता हूँ, सुनो, दोबारा सुन लो एक बार। नेगेशन ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट हम कर रहे हैं। ये P है, ये Q है। 4 केस बनते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर क्या आएगा, कमेंट करके बताओ जरा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कमेंट करें जरा एक बार, क्या आएगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा, स्टेटमेंट है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हाँ जी, यस शी इज राइट। यहां पर आएगा ट्रू, ये ट्रू आएगा, ये आपके पास ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, ये कहानी बनेगी। समझाता हूं, देखो कैसे। देखो, नेगेशन पहले मैं आपको ना इसको मैथमेटिकल तरीके से समझाता हूं, फिर मैं आपको इसको कॉमन सेंस से समझाऊंगा। मैथमेटिकल तरीके से नेगेशन है, P इंप्लाइज Q का नेगेशन करना है। ठीक है, अब P इंप्लाइज Q के मैंने कल आपको
13 तरीके लिखवाए थे और 13 फिर और लिखवाए थे कंट्रापोजिटिव वाले। उन 13 में से शायद नंबर 11 ये था कि ये तो एज इट इज, नेगेशन एज इट इज, ये था आइदर नॉट पी और क्यू। तो ये आपके पास आएगा नॉट पी और क्यू। ये लो जी, ये इसका एक फॉर्म है 11 नंबर, कल बताया था। बोलो अब सुनो ये क्या बनेगा। अब इसके ऊपर लगा दो डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ लगाओगे तो ये नॉट और ये भी नॉट, नॉट पी और का क्या हो जाएगा एंड, और ये नॉट इस पे जाके लग गया नॉट क्यू। अब बताओ ये क्या बन गया पी, ये तो पी हो गया, नॉट ऑफ नॉट पी, ये पी हो गया, एंड एंड क्या नॉट क्यू। ये इसका नेगेशन आया, समझ गई, पी एंड नॉट क्यू, ये इसका नेगेशन आया। दिस इज इट्स नेगेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ये एक एंड स्टेटमेंट है। ये कब ट्रू होती है, जब दोनों ट्रू हो जाएं। जब दोनों ट्रू हो जाएं, कौन कौन, पी और नॉट क्यू। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहने वाला हूं। पी एंड नॉट क्यू, के पी होल्ड कर रहा है लेकिन क्यू होल्ड नहीं कर रहा, तब यह चीज आपके पास पी इंप्लाइज क्यू गलत हो जाएगी। कंडीशनल स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है ना, देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, फिर आपको और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं बोलता हूं इफ इंडिया विंस द वर्ल्ड कप देन आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ आवर टीम विंस द वर्ल्ड कप देन आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने ये स्टेटमेंट आपको दे दी। मैंने कह दिया कि वर्ल्ड कप अगर हमने जीत लिया तो देश का अगला प्रधानमंत्री मैं होऊंगा। ये स्टेटमेंट मैंने आपको दी। अब देखो 4 केस हैं, इसको भूल जाओ, मेरी बात को सुनो। 4 केस हैं, मैंने स्टेटमेंट दी अगर वर्ल्ड कप जीत लिया हमने तो मैं देश का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने ये स्टेटमेंट आपको लिख के दे दी। अब 4 केस है। पहला, हो सकता है वर्ल्ड कप जीत जाएं और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। दूसरा, वर्ल्ड कप जीत जाएं मैं प्रधानमंत्री ना बनूं। तीसरा, वर्ल्ड कप हार गए और मैं प्रधानमंत्री बन गया। चौथा, वर्ल्ड कप हार गए और मैं प्रधानमंत्री नहीं बना। नहीं समझ आई बात। अब इफ क्या है, वर्ल्ड कप जीतना, देन क्या है, मेरा प्राइम मिनिस्टर बनना। मैंने आपको यह लिख के दे दी अगर हमने वर्ल्ड कप जीता तो मैं भारत का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने ये स्टेटमेंट आपको लिख के दे दी, आपने उसको रख लिया अपने पास, ठीक है। अब तुम कल को मुझे आके ये कहोगे सर आप गलत बोल रहे थे। पता मैं गलत साबित कब होऊंगा कि भारत ने तो वर्ल्ड कप जीत लिया लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तब आके आप मुझे ये कहोगे सर आप तो गलत हो, आपकी स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब सुनो, अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता ही नहीं, अगर हमने वर्ल्ड कप जीता ही नहीं, तो फिर तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या ना बनूं, तुम मेरी उस स्टेटमेंट को गलत कैसे कह दोगे। आप कहोगे मैं हो सकता बन भी जाऊं, हो सकता ना भी बनूं। वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि जब हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है ना, तो कंक्लूजन तो बेशक ट्रू हो या फॉल्स हो, इस कंडीशनल स्टेटमेंट को तो ट्रू कहा जाएगा। whenever hypothesis of a conditional statement is false then the conclusion होल्ड करे या ना करे, P implies Q को तो ट्रू बोला जाएगा। ये P implies Q जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट दी है, वो मेरी स्टेटमेंट गलत कब होएगी, जो वर्ल्ड कप तो जीत लिया और मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तब आके आप मुझे चैलेंज करोगे सर आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई, देखो वर्ल्ड कप तो जीत गए लेकिन आप तो प्राइम मिनिस्टर बने ही नहीं। P तो होल्ड कर गया लेकिन क्यों होल्ड नहीं किया, तो ये इसका नेगेशन हो गया।
कि जी हाइपोथेसिस तो ट्रू हो गया लेकिन कंक्लूजन ट्रू नहीं हुआ, तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। बच्चों समझ गए? कई बार है ना, हम किसी हाइपोथेसिस के अंदर किसी ऐसी चीज को, इम्पॉसिबल चीज को डाल देते हैं। जैसे मैं आपसे ट्रू और फॉल्स पूछूंगा, देखना मैं बोलता हूं इफ 2 + 2 = 5 देन आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूं। अगर 2 + 2 5 हो जाए तो मैं उड़ जाऊंगा। ये जो स्टेटमेंट है कंप्लीट, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी, ट्रू है या फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि इसका हाइपोथेसिस गलत है। ना तो 2 और 2 5 होगा, ना अब उस 2 और 2 5 जब होगा ही नहीं, अब मैं उड़ूं या ना उड़ूं। हो सकता है मेरे पास कोई ऐसी डिवाइन पावर आ जाए कि मैं उड़ने लग जाऊं, और हो सकता है मैं ना भी उड़ूं। लेकिन आप इस कंप्लीट स्टेटमेंट को गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि हाइपोथेसिस फॉल्स है। हाइपोथेसिस फॉल्स होने के बाद कंक्लूजन जो है वो आपके पास ट्रू हो या फॉल्स हो, आपके पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको तो ट्रू ही बोला जाएगा। तो यहां देखो, हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, तब जाके ये P → Q आपका फॉल्स होगा। अच्छा, P ट्रू है, Q ट्रू है, तो ये ट्रू है ही। लेकिन हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है ना, फिर कंक्लूजन आपका ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, जो P → Q है उसको तो क्या बोला जाएगा? उसको तो ट्रू ही बोला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। श्योर? एनी डाउट टू एनीबडी? चलो ठीक है जी। अब एक बात और सुनना, क्वांटिफायर्स पर जाने से पहले क्वांटिफायर्स पर जाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो कि बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। देखो, P → Q लिखा हुआ है, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। P → Q लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है जी P → Q, ये नंबर 1। नंबर 2, नॉट P होल्ड नहीं कर रहा। व्हाट कैन यू से अबाउट Q? Q आपका कर भी सकता है और नहीं भी। समझ गए? हाँ जी। इफ दिस देन Q मे और मे नॉट बी ट्रू। Q मे और मे नॉट बी ट्रू। जैसे सुनो, मैंने कल एक आपको साइक्लिक ग्रुप और अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल दिया था ना। हम क्या बोलते हैं स्टेटमेंट? इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबिलियन। एक मैंने आपको 10th क्लास और 12th क्लास का भी दिया था। पहले मैं साइक्लिक और अबिलियन पे आ जाता हूँ। इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबिलियन। अब कोई बच्चा आगे मुझे बोले, सर मेरे पास एक ग्रुप है और वो साइक्लिक है, अबिलियन होगा? मैं कहूँगा हाँ। फिर वो बोलता है, सर मेरे पास एक ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है, सर अबिलियन होगा? मैं कहूँगा मुझे क्या पता होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्योंकि स्टेटमेंट तो ये है कि जो साइक्लिक होगा वो अबिलियन होगा। स्टेटमेंट ये थोड़ी है कि जो साइक्लिक नहीं होगा वो अबिलियन नहीं होगा।
10वीं 12वीं में आ जाओ, एक बच्चा आगे बोलता है सर वो जो पर्सन खड़ा है ना वो 12th पास नहीं है, उसने बोला मुझे कि वो 12th पास नहीं है। अब देखो क्या फीलिंग आती है, रियल लाइफ सिचुएशन क्या आती है कि हम बोल रहे हैं 12th पास नहीं है, इसका मतलब वो 12th में फेल हुआ है, ऐसा सोचते हैं। जनरल थिंकिंग ये होती है कि इसका मतलब 10th तो कर रखी होगी उसने, नहीं तो सामने वाला ये बोलता कि तो 10th पास नहीं है। एक जनरल पार्लेंस जो है, आम बोलचाल की भाषा में ये समझा जाता है कि किसी पर्सन के बारे में हम ये कह रहे हैं कि 12th पास नहीं है, तो आम जनता नॉन मैथमेटिशियन लोग ये समझते हैं कि 12th पास नहीं है, ये बोल रहा है इसका मतलब 10th तो कर ली होगी। लेकिन एक मैथमेटिक्स वाला बच्चा क्या कहेगा, 12th पास नहीं है, ठीक है जी सर। अब मेरे से कोई पूछे क्या वो 10th पास है, मैं कहूँगा मुझे क्या पता, मुझे क्या पता है, क्या पता 10th पास भी ना हो, क्या पता बिल्कुल ही अनपढ़ हो। बिल्कुल अनपढ़ इंसान को भी तो आप ये कह सकते हो 12th पास नहीं है। नहीं समझ आई बात है? जो बच्चा बिल्कुल, जो इंसान बिल्कुल अनपढ़ है उसको भी तो आप ये बोल सकते हो कि वो 10th पास नहीं है, 12th पास नहीं है। समझ गई? साइक्लिक ग्रुप पैबिलियन होगा, हाँ जी होगा। कहते जी ग्रुप साइक्लिक नहीं है, पता नहीं भाई मुझे क्या पता बिलियन है कि नहीं है, स्टेटमेंट तो ये है कि साइक्लिक है तो बिलियन होगा, ये थोड़ी ना है कि साइक्लिक नहीं है तो बिलियन नहीं होगा। ये किसने कहा है? बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक इंसान के बारे में बोला गया कि सर वो जो बंदा खड़ा है ना वो 12वीं पास नहीं है, ये बोला गया। आम जनता क्या सोचती है, जो नॉन मैथमेटिशियन के लोग, जो नॉन मैथमेटिशियन है वो क्या सोचते हैं कि इस पर्सन के बारे में स्टेटमेंट दी गई है कि 12वीं पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि 10वीं तो कर ली होगी, 12वीं में फेल हो गया होगा, ऐसा ही सोचते हैं ना। लेकिन एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जितना लिखा है उसका वही मतलब है। किसी ने आगे मुझे कहा कि वो पर्सन है ना 12वीं पास नहीं है, ठीक है जी नहीं है। अब पूछता है इसका मतलब, मुझे क्या पता है, कि मुझे तो इतना पता है 12वीं पास, आपने बोला है 12वीं पास नहीं है, नहीं है। अब सर 10वीं पास है क्या, मुझे क्या पता है कि नहीं है। 8वीं पास है क्या, मुझे क्या पता। तो ये एक आम, ये जो गलती, ये गलती बहुत बार करते हैं बच्चे। हम बोलेंगे अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, हाँ जी होगी। फिर कहते हैं सर एक सीक्वेंस है कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड, मुझे क्या पता होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो जाएगी, कन्वर्जेंट नहीं है तो बाउंडेड होगी कि नहीं होगी, मैं मुझे क्या पता, ये कहां लिखा है। या तो फिर स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ की हो, इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है, बड़ी सुंदर स्टेटमेंट है रियल एनालिसिस की। ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉशी। कन्वर्जेंट है तो कॉशी है, कॉशी है तो कन्वर्जेंट है। फिर अगर एक गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है। कन्वर्जेंट कॉशी, कॉशी कन्वर्जेंट। अब कहता है जी कन्वर्जेंट नहीं है तो कॉशी नहीं है, कॉशी नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन जब एक सिंगल साइड की स्टेटमेंट हो, एक सिंगल साइड की स्टेटमेंट हो, इफ पी देन क्यू, तो पी होल्ड करेगा तो क्यू कर जाएगा। सर पी नहीं कर रहा तो क्यू के बारे में आई विल नॉट से एनीथिंग। जी अब आप पता क्या गलती कर रहे हो, देखो जैसे P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट है, इसकी जो स्टेटमेंट नंबर, ये तो नंबर 1 या 2 3 जो भी थी, नंबर 12 क्या थी, P ओनली इफ Q था ना, नंबर 12। नंबर 12 स्टेटमेंट कल ये थी P ओनली इफ Q, ठीक है। आप इससे सहमत हो, फिर उससे क्यों नहीं हो? देखो मेरी बात सुनो, ये क्या लिखा है, अगर मैं साइक्लिक और अबिलियन को ले लूं तो इसको क्या बोला जाएगा, ए ग्रुप इज साइक्लिक ओनली इफ इट इज अबिलियन। ए ग्रुप इज, हाँ जी, साइक्लिक ओनली इफ क्या, इट इज अबिलियन, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। तो पता बात क्या होती है, ये ना बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो इफ आ गया, ओनली इफ आ गया, नेसेसरी आ गया, सफिशिएंट आ गया, उसका ना अपना मीनिंग निकालने लग जाते हैं। प्रॉब्लम यहां आती है, वो ना उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग, शाब्दिक अर्थ निकालने लग जाते हैं, जो कि नहीं निकालना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू रूल चलो। फिर पता क्या हुआ, धीरे 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 जो ये रूल है ये आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसे होता है। अब जैसे ये ऑन लीफ लिखा हुआ है, अब इस ऑन लीफ की हिंदी करोगे, शाब्दिक अर्थ निकालोगे, नहीं कुछ नहीं। रूल, रूल क्या है, ऑन लीफ लिखा है मिटा दो इसको, यहां इफ लिख दो यहां देन लिख दो। रूल इज दिस। हमारे साथ ज्यादातर बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, क्या वो शाब्दिक अर्थ निकालने बैठ जाते हैं। समझ रहे हो, प्रॉब्लम ये है। और वो आपको नहीं निकालना है, वो सोचने का आपका मन का, आपके दिमाग का, आपके दिल का जो तरीका है सोचने का, वो यहां पर नहीं लगाना है, यहां पे अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। ऑन लीफ का मतलब ये है, मैथमेटिक्स रूल ये है कि ऑन लीफ लिखा है दो स्टेटमेंट्स के बीच में, अगर आप उसको सिंपल करना चाहते हो उस ऑन लीफ को मिटा दो, या इफ लिख दो या देन लिख दो। इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबिलियन। समझ गए क्या? डोंट ट्राई टू मेक ए लिंग्विस्टिक मीनिंग। शाब्दिक अर्थ जो आपके मन में चल रहा है वो ना करो, अकॉर्डिंग टू रूल चलो। पॉइंट ये है, समझ गए? ठीक है जी, तो ये हो गया जी। अब सुनो, मैं तुम्हें बोलता हूं इंडिया में 18 साल से ऊपर का पर्सन वोट कर सकता है। मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने तुम्हें दे दी। इन इंडिया ए पर्सन हु इज 18 और अबोव कैन वोट। दे दी मैंने तुम्हें ये स्टेटमेंट कि इफ ए पर्सन इज 18 और अबोव देन ही और शी कैन वोट। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या 17 साल का बंदा वोट कर सकता है? हाँ जी, क्या 17 साल का बंदा वोट कर सकता है? यस और नो? हाँ जी, कमेंट करो जरा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। मैंने स्टेटमेंट दी है कि इस कंट्री में 18 या 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है। ये स्टेटमेंट देने के बाद मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, क्या 17 साल का बंदा वोट कर सकता है? कहां चले गए आईडी में? वैसे तो क्यों नहीं कर सकता? यही फिर वही बात आ गई ना। देखो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। नहीं, मैं 25 का क्यों लूं? 25 में तो तुम बोल दोगे, मैं तो 18 का मैंने जान के लिया है। भाई इंडिया में 18 साल से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है। ये स्टेटमेंट देने के बाद मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, क्या 17 साल का बंदा वोट कर सकता है? कमेंट करो जरा ऑनलाइन वाले बच्चे। अंजना यादव नो, संगीत संपत नो, रोशन नो। हाँ जी, कर भी सकता है और नहीं भी। अब देखो तुम फिर रियल लाइफ में घुस गए। मैंने स्टेटमेंट ये दी थी कि इस कंट्री में 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है। मैंने ये कब कहा है कि 18 से नीचे का नहीं कर सकता? ये कहां कहा है मैंने? अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने बोला 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है। मैंने ये कब बोला है कि 18 से नीचे का वोट नहीं कर सकता? अब ये बच्चों की दिक्कत होती है, वो घूम फिर के रियल लाइफ में जा घुसते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा समझा जाता है, जब हम ये बोल रहे ना भारत में 18 साल से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है, तो एक हिडन मैसेज अपने आप ये निकलता है, इसका मतलब 18 से नीचे का नहीं कर सकता। लेकिन मैथमेटिक्स की क्लास में ये मतलब नहीं निकलता। मैथमेटिक्स की क्लास में ये मतलब निकलता है 18 से ऊपर का कर सकता है, नीचे के बारे में कुछ बताया नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ ए लेमैन एंड ए मैथमेटिशियन। कहते वही बात है कि ना, ग्रुप अगर साइक्लिक है तो अबिलियन होगा। हाँ जी होगा। ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो पता नहीं जी, ये तो लिखा नहीं कुछ भी। 18 से ऊपर का बंदा है वोट कर सकता है। हाँ जी, 18 नहीं है तो पता नहीं जी, या तो बताया नहीं, या तो बताए सामने वाला पूरा प्रॉपर बोले हाँ जी 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है, 18 से नीचे का बंदा वोट नहीं कर सकता, तब है। कहता जी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। अब कहते कन्वर्जेंट नहीं हो तो पता नहीं जी, ये लिखा है कन्वर्जेंट हो तो बाउंडेड हो जाएगी। ये कहां लिखा है कि कन्वर्जेंट ना हो तो बाउंडेड नहीं होगी?
18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है, कर सकता है। ये मैंने कब बोला कि 18 से नीचे का वोट नहीं कर सकता? तो आप एज ए मैथमेटिकल थिंकर यू विल से सर आई डोंट नो, आपने तो ये बोला है कि 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है, 18 से नीचे का बंदा वोट करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता जी। बोला ही नहीं सर ने कुछ, सर ने तो ये बोला है 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है। समझ गए? वही 12वीं पास और 10वीं पास वाली बात आ गई। कोई बोले जी वो लड़का 12वीं पास नहीं है, ठीक है, अब मेरे से पूछे 10वीं पास है, मुझे क्या पता, मुझे तो इतना इन्फॉर्मेशन है कि 12वीं पास नहीं है, क्या पता ठूठन पढ़ो। मुझे स्टेटमेंट ये दी गई है वो बच्चा 12वीं पास नहीं है। अब एज ए मैथमेटिकल थिंकर मुझसे आगे कोई पूछता है क्या वो 10वीं पास है, अब रियल लाइफ थिंकर क्या सोचेगा? ये सोचेगा 10वीं पास होगा तभी तो ये बोला गया है कि 12वीं पास नहीं है। लेकिन एक मैथमेटिकल थिंकर क्या कहेगा? नहीं आई डोंट नो, मुझे तो इतना बोला है कि जी वो 12th पास नहीं है, मैं तो इतना ही जानता हूं 12th पास नहीं है, 10th पास पता नहीं जी है या नहीं है, तो नहीं बोला गया। नहीं समझे क्या बच्चों? अब बताओ, मैं स्टेटमेंट दे के आप रियल लाइफ से बाहर निकलो, मैथमेटिक्स में आओ। मैंने स्टेटमेंट दिया कि 18 से ऊपर का बंदा 18 या 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है। ये स्टेटमेंट देने के बाद मैं तुमसे पूछ लूं कि 17 वाला बंदा वोट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर आई डोंट नो, बिकॉज इन द स्टेटमेंट ओनली दिस इज रिटन कि 18 एंड अबोव कैन वोट। दिस इज नॉट रिटन देयर कि हु इज बिलो 18 कैन नॉट वोट। या तो लिखो इस बात को प्रॉपर, और नहीं लिखा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। साइक्लिक ग्रुप पे बिलियन होगा, साइक्लिक नहीं है, नहीं लिखा जी ऐसा कुछ। आई कैन नॉट से एनीथिंग बिलियन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, श्योर? ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, और वो यहीं से गर्दन पकड़ता है एग्जाम वाला। क्योंकि क्या है ना, रियल लाइफ सिचुएशन हमारे दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि हम रहते हैं ज्यादातर रियल लाइफ में। आप रियल लाइफ में जाके बाहर किसी को बोल दो जी भारत के अंदर 18 या 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है, तो वो ये मतलब अपने आप निकाल लेगा कि 18 से नीचे का नहीं कर सकता। लेकिन एक मैथमेटिकल थिंकर ये मतलब नहीं निकालेगा। मैथमेटिकल थिंकर तो ये निकालेगा जी लिखा तो ये है कि 18 और 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है। 17 वाला पता नहीं जी, ये तो नहीं लिखा। I hope this is clear to all. Sure? Any doubt? तो कंडीशनल स्टेटमेंट जब कभी भी लिखी हो उसका जो मीनिंग है इफ P देन Q, तो ये लिखा है कि अगर P ट्रू होगा तो Q हो जाएगा, अगर P फॉल्स है तो Q के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। P अगर फॉल्स है, नॉट P होल्ड कर रहा है, तो Q में और मे नॉट बी ट्रू। Q हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी लिखा है 18 या 18 से ऊपर का बंदा वोट कर सकता है, ये लिखा है। अब मेरे से कोई 17 के बारे में पूछ ले, मैं कहूंगा जी मुझे नहीं पता। समझ गए क्या? श्योर? पक्का? बोलो। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, आप लोगों को ना एक काम करना है, सभी को 11th और 12th क्लास की बुक उठा के उसमें से फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले का अपना एक कोई कहीं लिख लो एक जगह, सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले एक जगह लिख लो, और उन फार्मूलों को डेली एक बार पढ़ दो। मिनट लगेंगी 3, पढ़ दो बस। समझ गए? ये आपका काम है आज का। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के
जो फार्मूले हैं सारे फार्मूले एक जगह लिख के और ये अपना रूल बना लो कि डेली उनको एक बार रिवाइज कर दो। दैट विल हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स। तो वो धीरे 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 आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अप्लाइड का जब पोर्शन करेंगे तो उसके अंदर फिर ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि फार्मूले याद नहीं है, फिर ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस दिक्कत को दूर करने का यही तरीका है, फार्मूले एक जगह लिख लो, एक जगह लिख के और उनको डेली एक बार रिवाइज कर दो, पढ़ दो बस। प्रेशर मत बनाओ कि याद करने हैं, दिमाग पे ये प्रेशर मत बनाओ कि याद करने हैं ना, याद नहीं करने। सर ने बोला था पढ़ने हैं, पढ़ दिए बस, एक बार खत्म, एक बार फिर पढ़ दिए, फिर पढ़ दिए, 5-7 दिन पढ़ दोगे अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के फार्मूले अपनी एक जगह लिख लो कहीं पर और उनको लिख के और डेली एक बार उनको पढ़ दो बस। तो धीरे 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 आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएंगे। सही है, चलो जी अब करते हैं टॉपिक क्वांटिफायर्स। नाउ वी विल डू द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्वांटिटी से बना है क्वांटिफायर, कोई एक ऐसी चीज जो क्वांटिटी को दर्शाती हो, क्वांटिटी के बारे में शो करती हो, उसे क्वांटिफायर बोलते हैं। 2 क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंस। सारा का सारा मैथमेटिक्स है ना इन 3 सिंबल्स के इर्द गिर्द घूमता है, ये और ये। पूरा का पूरा हायर मैथमेटिक्स, एनालिसिस और अलजेब्रा इन तीनों के इर्द गिर्द घूमता है। जिसको ये 3 चीजें ढंग से सेट करनी आ गई ना, प्रॉपर जगह पे रखनी आ गई, प्रॉपर जगह पे बोलनी आ गई, तो वो हायर मैथमेटिक्स के अंदर मार नहीं खा सकता। ये तो मैं करा चुका हूं आपको, और अब ये दोनों चीजें करा रहा हूं मैं आपको। कंडीशन, इंप्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में मुझे जितना बोलना था मैंने सारा बोल दिया, हर तरह से आपको समझा दिया। पूरा एनालिसिस अलजेब्रा इन तीनों सिंबल्स के ऊपर घूमता है। ये आपको ढंग से रखने आगे, ढंग से पिरोने आगे, तो आप मैथमेटिक्स के अंदर कामयाब हो जाओगे। सही है क्या? हाँ जी, क्वांटिफायर्स के अंदर पहला आ गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर ये होता है, ये इसको पढ़ते हैं क्या? फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एनी भी पढ़ते हैं कई बार लोग। वो सिचुएशन ग्रामर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। दिस इज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एनी। जैसे सुनो, मान लो लेट ए कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर
R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। और मैं एक स्टेटमेंट ये लिख दूं कि x इज ग्रेटर देन 7 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, और मैंने ये लिख दिया x इज ग्रेटर देन 7 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। मतलब कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे 7 से बड़े हैं। ये जो फॉर ऑल है इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो। x इज ग्रेटर देन 7 वर्ड्स में लिख लो क्या, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, या फिर यहां पर कर लो फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a, या फिर कर लो फॉर एनी x बिलोंगिंग टू a। Is it okay? तो दिस इज योर यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल, ठीक है, या फॉर एनी, या फिर फॉर एवरी। ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। ठीक है जी। एक हमारे पास क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया, और एक क्या हो गया आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये देयर एग्जिस्ट, इसे क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्ट्स। वो डिपेंड करता है सिंगुलर है या प्लूरल है। अच्छा, सिंबल यही चलेगा। अब आपको किसी तरह एग्जिस्ट के बाद ऐसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आप लिख रहे हो वर्ड्स में, अगर आप ये स्पेलिंग लिख रहे हो तो फिर तो तुम देखो, अगर सिंगुलर है तो ऐसा आएगा, प्लूरल है तो एक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिंबल यूज कर देते हो तो फिर अब ये सामने वाले की खुद की हेडेक है कि वो एग्जिस्ट लिखेगा या एग्जिस्ट्स लिखेगा। ये सिंबल दोनों के लिए है, सिंगुलर है या प्लूरल। अब तुम देखो, मैंने तो सिंबल लगा दिया। समझ गए क्या? हाँ जी, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, देयर एग्जिस्ट या एग्जिस्ट जो भी है, देयर एग्जिस्ट या एग्जिस्ट। इसके बाद ए लगा दिया, ए लगा दिया ऐसे। आगे आगे तो जो भी लिखा होगा, कई बार ए लगा देते हैं, कई बार नहीं लगाते। हाँ जी, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देयर इज। इज एग्जिस्ट का मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व होना, किसी चीज का होना। देयर इज, एग्जिस्ट की बजाय हम इज लिख देते हैं कई बार। फिर आगे जो भी सेंटेंस चल रहा हो, या देयर इज ए, देयर इज ए। सर ये ए लगाना है कि नहीं लगाना है, इट डिपेंड्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज। इस ए का मतलब यूनिक नहीं है। अच्छा, इसको ना देयर एग्जिस्ट को जब पीछे लिखते हैं तो फॉर सम भी लिखते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको एग्जांपल करके। फॉर सम, अच्छा कई बार बच्चे ना इस SOME सम, इस सम का मतलब हिंदी में हमको बचपन से सिखाया जाता है सम का मतलब कुछ, लेकिन यहां पर सम का मतलब कुछ नहीं है। यहां पर सम का मतलब है किसी एक के लिए। क्योंकि वर्ड, कोई जो वर्ड होता है उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। तो इस सम का आपको हिंदी शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है कि सम का मतलब तो कुछ है।
यहां पर सम का मतलब होगा किसी किसी एक के लिए। अभी बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा आपको। इज इट ओके? पूछ रहे हो कुछ? देखो एग्जांपल करता हूं एक, देखना जी, एक एग्जांपल करता हूं। मैंने लिखा कि देखो यहां से लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4। पढ़ के बताओ क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट आएगा, एग्जिस्ट आएगा? नहीं, कुछ भी कैसे लगा ले? इस सिंबल का मतलब एस लगेगा या नहीं लगेगा? आएगा, सिंगुलर है, कुछ भी लगा लो। नहीं आपको मतलब आप, मैंने तो सिंबल लिख दिया, सिंबल का मतलब तो दोनों है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई सिंबल का मतलब दोनों है। अब तुम देखोगे अगर सिंगुलर है तो एस लगेगा, प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। किसका पता नहीं है? ए वही आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। नहीं, आप ये ए के बारे में एक, अरे भैया आप ए के बारे में ये ना सोचो ए क्या है क्या नहीं है। मैंने स्टेटमेंट लिखी है, मैं इस स्टेटमेंट को बता रहा हूं आपको कि ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। आप ए के चक्कर में ना पड़ो, ए कहां है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, मैं उस स्टेटमेंट का मीनिंग बता रहा हूं आपको कि स्टेटमेंट का मीनिंग कैसे है, इसको इस स्टेटमेंट को कैसे कैसे लिख सकते हैं। मतलब आप उसमें चले गए कि ये कहां है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो भाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू है, अच्छा इसको बिलोंग्स नहीं पढ़ना है, इसको बिलोंगिंग पढ़ना है टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। यहां पर बिलोंगिंग पढ़ा जाएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स को बिलोंग करता हुआ, सॉरी ए को बिलोंग करता हुआ एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 से बड़ा है। अब देखो अगर अब मैं ये लिखता, मान लो इसकी जगह वर्ड लिखता, तो फिर मैं ऐसे लिखता देयर, हाँ जी, एग्जिस्ट, एस लगेगा, एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4। डोंट थिंक अबाउट ए क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूं कि स्टेटमेंट को लिखने के तरीके क्या है। अब ये अब एक बात सुनो, अब एग्जिस्ट आ गया, अब मैं देखो फिर लिखता हूं, ये लो देयर एग्जिस्ट, अब मैंने यहां पे ए लगा दिया, ए एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4। अब ये ए कई ऑथर लगा देते हैं, कई नहीं लगाते। लेकिन इस ए का मतलब ये नहीं है कि एक ही है, इस ए का मतलब यूनिक नहीं है। ये लैंग्वेज की बात है खाली। किसी को फ्लो में ए लगाने की आदत है, किसी को फ्लो में ए लगाने की आदत नहीं है। मैं बोलता हूं देयर इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास हु गॉट द फर्स्ट डिवीजन। देखो मैथमेटिकल थिंकिंग एंड द नॉन मैथमेटिकल थिंकिंग। मैंने बोला देयर इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास हु गॉट द फर्स्ट डिवीजन। नॉन मैथमेटिकल पता कैसे सोचेगा कि क्लास के अंदर एक ही ऐसा बच्चा है जिसकी फर्स्ट डिवीजन आई है। लेकिन मैथमेटिकल थिंकिंग पता क्या है, हाँ जी क्लास में एक बच्चा है जिसकी फर्स्ट डिवीजन है, इतना पता है, एक तो है। अब क्या जी क्या और भी है, क्या पता जी, स्टेटमेंट तो ये कह रही है एक है। एक क्वेश्चन गलत किया था एक बार लीनियर अलजेब्रा में, ए लगा दिया उसने, एक स्टेटमेंट आ गई थी, बच्चों ने सोल्व कर लिया और कई बच्चे उसको गलत करके आए, सर ए लिखा हुआ है इसका मतलब यूनिकनेस है। अरे नहीं भैया, फिर वही आगे नॉन मैथमेटिकल थिंकिंग पे बताओ कि क्या समझेगा। एक नॉन मैथमेटिकल जो बंदा है क्या समझेगा। मैं बोलूं क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा है जिसकी फर्स्ट डिवीजन है, रियल लाइफ सिचुएशन में क्या सोचते हैं लोग, एक ही है, यही सोचते हैं ना।
लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था एक बार, बहुत साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है कम से कम। एक ऑप्शन में ए लिखा हुआ था, कई बच्चों ने उसे ए का मतलब यूनिक समझ लिया और गलत कराई। ए तो एक लैंग्वेज है, लगा मैं बोल दूं, मैं ना बोल लूं, मैं बोल दूं देयर इज, अब देखो, अब ये लैंग्वेज की बात है। अब मैं जैसे मैं स्टूडेंट के बारे में बोलूंगा तो मुझे ये बोलने की बोलूंगा तो मुझे ज्यादा कंफर्ट फील होगा। देयर इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास हु गॉट द फर्स्ट डिवीजन, देयर इज स्टूडेंट इन दिस क्लास हु गॉट द फर्स्ट डिवीजन, इसमें मुझे कंफर्ट नहीं फील हो रहा, हो सकता है किसी और को होता हो। मैं बोल दूं देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट इन दिस क्लास हु गॉट द फर्स्ट डिवीजन, इसका मतलब ये क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसकी फर्स्ट डिवीजन है। सर बाकी बच्चों की है क्या, क्या पता पूरी क्लास की हो। दिस इज द थिंकिंग बिटवीन रियल लाइफ एंड मैथमेटिक्स, दिस इज द डिफरेंस। और इसी डिफरेंस के ऊपर बच्चे मार खाते हैं, हायर मैथमेटिक्स में इसलिए मरते हैं। अब सुनो, एग्जिस्ट नहीं बोलता मैं तो इज बोलता हूं। मैं बोलता हूं देयर इज, लो देयर इज एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4। मैं तो एग्जिस्ट मुझे नहीं पसंद है जी, मैं तो इज लगाऊंगा। इज का मतलब होना, एग्जिस्ट का मतलब भी होना। इज मतलब है, एग्जिस्ट मतलब है होना, किसी चीज का अस्तित्व में होना। मैं तो एग्जिस्ट नहीं लिखता, मैं तो इज लिखूंगा, मुझे तो इज पसंद है जी। देयर इज एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स ग्रेटर देन 4, ये सारी एक ही चीज चल रही है। अब इज के बाद एक बच्चा बोलता है सर मुझे तो ए लगाना पसंद है, ठीक है जी। देयर इज ए एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4, ठीक है भाई, ले कैसे कर ले। नहीं बात समझ आई। अब ये फोर सम आ गया, कहते जी फोर सम से करो, फोर सम से देखो ऐसे करूंगा, एक्स इज ग्रेटर देन 4 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू ए, ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिखी जा सकती है। फोर सम फिर पीछे लिखा जाएगा, और इस सम का जो मतलब है हिंदी मतलब नहीं निकालना है, शाब्दिक अर्थ इसका नहीं निकालना है, किसी ना वो कुछ नहीं है, ये किसी है, ये किसी एक एक्स के लिए एक्स ग्रेटर देन 4 है। ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 से बड़ा है। सर और भी है क्या, पता नहीं जी, स्टेटमेंट ये कहती है एक तो है। बच्चों बोलो कुछ समझ आया क्या? हाँ जी, कुछ नहीं समझ आ रहा। हेलो, हाँ जी, ठीक है। आवाज आ रही है बच्चों? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताओ जरा, आवाज आ रही है क्या? कमेंट करो एक बार, आ रही है, ठीक है। बच्चों समझ गए पक्का? अब सुनो,
अब एक बात सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जिसको कि पूरे मैथमेटिक्स में हम यूज करेंगे। ये जो मैंने आपकी पहली 3 क्लासेज ली है ना, ये पूरे के पूरे कोर्स में यूज होंगी, क्योंकि जो मैथमेटिकल थिंकिंग है, मैथमेटिकल जो टेस्ट है, बच्चे उसमें मार खाते हैं। एमएससी में तो काम चल जाता है रट्टा मार के, यहां काम नहीं चलेगा। यहां आपका जो लॉजिक है, जो लैंग्वेज है, वो क्रिस्टल क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनेंगे। नेगेशन की बात कर रहा हूं, रफली बोल रहा हूं पहले। देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है फॉर ऑल, और फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेगेशन किसका? फॉर ऑल का। क्या होगा? देयर एग्जिस्ट। नेगेशन किसका? देयर एग्जिस्ट का। क्या होगा? फॉर ऑल। एक है ना रियल लाइफ सिचुएशन पे आता हूं। पहले मैंने किसी को बोला कि इस क्लास में ना एक बच्चा ऐसा है जिसकी फर्स्ट डिवीजन है। मैंने ये स्टेटमेंट दी, एक पर्सन को मैंने स्टेटमेंट दी कि देयर इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास हु गॉट द फर्स्ट डिवीजन। अब उस पर्सन ने चेक किया, सारे बच्चों के मार्क्स चेक किए, और उसने आके मुझे बोला सर आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो मेरी स्टेटमेंट जो मैंने दी थी कि क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसकी फर्स्ट डिवीजन है, और वो सारे बच्चों के मार्क्स चेक करके आगे मुझे बोलता है सर आपकी स्टेटमेंट गलत है, तो इस बात का क्या मतलब है? कब गलत होऊंगा मैं? हैं जी? इसका मतलब सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से नीचे हैं, तभी तो मैं गलत होऊंगा ना। फॉर ऑल स्टूडेंट्स आर बिलो लेस देन फर्स्ट डिवीजन। मैंने कहा था देयर एग्जिस्ट, और उसको नेगेट करना है, गलत करना है। फॉर ऑल सब गलत हो जाएं। अब सुनो, मैं फिर से एक स्टेटमेंट देता हूं। मैंने स्टेटमेंट दी किसी को किसी पर्सन को मैंने स्टेटमेंट दी, मैंने ये स्टेटमेंट दी कि भैया इस क्लास में सारे बच्चों की फर्स्ट डिवीजन है। मैंने स्टेटमेंट ये दी है, फॉर ऑल का है मैंने अब की बार। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल सारी सबकी फर्स्ट डिवीजन है। वो गया, उसने जांच की, इन्वेस्टिगेशन किया, सारे बच्चों के मार्क्स चेक किए, और उसने आके मेरे को कहा सर आपकी स्टेटमेंट तो गलत है। तो बताओ जरा मेरी स्टेटमेंट कब गलत होगी? मैंने स्टेटमेंट दी थी कि सबकी फर्स्ट डिवीजन है, कब गलत होगी? तो कम से कम एक बच्चा क्लास के अंदर ऐसा मिल जाए जिसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं है, तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई। क्लास के अंदर कम से कम एक ऐसा बच्चा मिल जाए जिसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं है। अब देखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे आता हूं। अभी जब मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, देखना, एक स्टेटमेंट है पी स्टेटमेंट है, और वो ये है देयर एग्जिस्ट्स एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट
x इज ग्रेटर देन 4। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको दी हुई है स्टेटमेंट, दिस इज गिवन टू यू कि ए कोई एक सेट है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 से बड़ा है। अब मुझे लिखना है इसका नेगेशन, इसका नेगेशन लिखना है, मतलब इसको गलत करना है, नेगेट करना है, नकारात्मक करना है, गलत करना है, फॉल्स करना है। नेगेशन का यही तो मतलब है, आई नेगेट यू, मैं आपको नहीं मानता, मुझे इसको नेगेट करना है। दिस स्टेटमेंट आई हैव टू नेगेट दिस स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट गलत करनी है। तो गलत पता कब होगी? देयर एग्जिस्ट की जगह तो आएगा फॉर ऑल, और ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी गलत, इसको काट दूंगा, फिर थोड़ी ग्रामर ठीक करके लिख दूंगा। पहले मैं रफ लिख देता हूं, यहां आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, अब सच दैट तो अच्छा नहीं लगेगा, कॉमा लगा दिया, वी हैव लिख देता हूं, चलो वी हैव एक्स ए ऐसे, देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल हो गया, और जो ये लिखा हुआ था इसको गलत कर दिया। अब थोड़ी ग्रामर ठीक कर लेता हूं, ये इसको आगे लिख दूंगा, उसको फॉर ऑल को पीछे लिख दूंगा, सुंदर लगेगा। एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। अच्छा, अब इसको भी ठीक कर लेता हूं, एक्स 4 से बड़ा नहीं है, मतलब क्या है, हैं? लेस देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से छोटा, 4 से बड़ा नहीं है, मतलब या तो 4 है या 4 से छोटा है। तो इसको और ठीक कर लेता हूं, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। ये इसका नेगेशन आ गया प्रॉपर फॉर्म में, सुंदर लग रहा है। उसने कहा था a में एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 से बड़ा है, मैंने कहा आपकी स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये है कि a के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो 4 या 4 से छोटे हैं, तब जाके आपकी स्टेटमेंट गलत होगी। बच्चों समझ गए? श्योर? और लो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेंगे। रियल लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। देखना, एक रियल लाइफ का एग्जांपल बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जबानी बोल रहा हूं, जरा बताएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि भाई इस क्लास में जिन बच्चों की फर्स्ट डिवीजन है और जो फुटबॉल खेलते हैं,
मतलब फर्स्ट डिवीजन भी है और फुटबॉल खेलने वाले, ऐसे बच्चे जिनकी फर्स्ट डिवीजन है और वो फुटबॉल की टीम में भी है, उन सबके पास एक कोर्स है फिजिक्स का, वो सब फिजिक्स पढ़ते हैं। मैंने स्टेटमेंट क्या दी, इस क्लास में एक क्लास है, कॉलेज के अंदर कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर मैंने बोला कि क्लास में जितने ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन भी है और फुटबॉल टीम में भी हैं, उन सब के पास फिजिक्स है, उन सब के पास फिजिक्स है। ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, कैन यू नेगेट इट? ये स्टेटमेंट गलत कब होएगी? प्रॉपर बोलो, क्लीन लैंग्वेज में बोलो। मैंने क्या बोला है, क्लास में जो फर्स्ट डिविजनर है और फुटबॉल खेलते हैं, उन सब के पास फिजिक्स है। ये स्टेटमेंट कब गलत होएगी? यस, देयर एग्जिस्ट, एक बच्चा ऐसा मिल जाए जिसके पास फर्स्ट डिवीजन भी है और वो फुटबॉल भी खेलता है, लेकिन उसके पास फिजिक्स का कोर्स नहीं है। अगर एक बच्चा ऐसा मिल गया तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। समझ गए? पक्का? क्योंकि मैंने बोला था फॉर ऑल जितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन और फुटबॉलर है उन सब के पास फिजिक्स है। मेरी स्टेटमेंट कब गलत होगी? एक बच्चा ऐसा मिल जाए कि वो फर्स्ट डिवीजनर भी है, फुटबॉलर भी है, लेकिन उसके पास फिजिक्स का कोर्स नहीं है। फॉर ऑल का नेगेशन क्या होता है? और देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या होता है? फॉर ऑल। कई बार एक से ज्यादा क्वांटिफायर भी यूज हो जाते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक डेफिनेशन लिखता हूँ रियल एनालिसिस की, जब रियल पढ़ाऊंगा तब करें भी इसको। अब मैं आपको क्वांटिफायर्स को उनको यूज करना सिखाता हूँ। देखो, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख के उसको नेगेट करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, कितने क्वांटिफायर आएंगे? 2 आएंगे, 3 आएंगे, देखते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ए सीक्वेंस ए एन, रियल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक पढ़ा रहा हूँ। आपको रियल पे ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान देना है कि क्वांटिफायर्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और किस तरह से पिरोए गए हैं। ए सीक्वेंस ए एन is said to be convergent, is said to be convergent, of course real numbers की sequence है, convergent to L if, हाँ जी, comma, for every epsilon, for each epsilon, for given epsilon, for any epsilon, for all epsilon। सबका अपना अपना कंफर्ट है, अपनी अपना टेस्ट है, अपनी अपनी आदत है। कोई लोग लिखते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, for given epsilon greater than 0, for any epsilon greater than 0, for all epsilon greater than 0, for each epsilon greater than 0। सबकी अपनी हैबिट है, अपना टेस्ट है। for every epsilon greater than 0, हाँ जी, there exist a natural number, there exist a natural number, m कर लो या नॉट कर लो m, सच दैट क्या आ जाए, ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, आपने पढ़ी है, भली बात ही पढ़ी है। अब इस स्टेटमेंट को मैंने p बोल दिया, ये कंप्लीट स्टेटमेंट मेरी p है। इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने क्या बोल दिया बच्चों? P बोल दिया।
ठीक है, क्या चिट्ठी आई है? किसका है ये, क्या कमेंट आया है? Sir, your way of teaching, your way of explaining, your content quality level is all topmost. But one thing that I feel lacking is digital board and sufficient light. And all, sir, it's been 2025 everywhere. It is upgraded to do digital. It is my suggestion. If possible, please consider it. स्मार्ट बोर्ड लगा दें? हाँ जी, किसका कमेंट है ये? राहुल का। पता है बात क्या है, स्मार्ट बोर्ड लगाने की तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे है ना आदत पड़ चुकी है इसकी। मैंने एक दो बार तो स्मार्ट बोर्ड पे जब लिखा है ना, मुझे ना वो फील नहीं आता। राहुल का कमेंट है ना? हाँ, मेन चीज ये है, जैसे मैं एक दो बार सेमिनार्स में गया हूँ, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लिखा है ना, स्मार्ट बोर्ड क्योंकि इतने सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जो वो फीलिंग होती है ना, वो नहीं आती। लेकिन बच्चों की भी डिमांड आ रही है, मुझे करना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम है क्या? राहुल जरा कमेंट करो। सर उसमें बहुत ऑप्शंस होते हैं, पीडीएफ ऑटोमेटिकली बेस्ट वो चेंज हो जाती है, वो तो पता है मुझे, सारी चीजें पीडीएफ आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। बाकी चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं कोशिश, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही। नहीं, वैसे आपको दिखने में प्रॉब्लम आती है क्या इसमें, ये बताओ जरा। राहुल कमेंट करो। नहीं, कंटेंट की तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो आपको यहां पर जो कंटेंट मिलेगा ना, जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरे इंडिया में नेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के पास अगर राइजिंग स्टार्स का मटेरियल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, दिस कैन नॉट हैपन, क्योंकि इस टाइप का कंपाइलेशन किसी और एकेडमी का है ही नहीं, किसी का नहीं है। सेवंथ एडिशन चल रहा है अभी, इस बार तो नहीं, अगली बार मैं हो सकता है 8th निकालूं 2026 में, या फिर 27 में तो निकालूंगा ही निकालूंगा। और जो कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके अलावा। उसको कर जाओगे ना कंप्लीट को, तो आप कामयाब हो जाओगे। हाँ जी, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो करेंगे कोशिश। अब इसको नेगेट करना है, ठीक है। अब देखना, पहले मैं ये देखता हूं इस डेफिनेशन में, पढ़िए आपने बीएससी में, ये इस डेफिनेशन के अंदर कितने क्वांटिफायर है। हाँ जी, एक तो क्वांटिफायर ये रहा, फॉर एवरी, यहां पर मैं लिख भी तो सकता था, सिंबल भी तो बना सकता था, मैंने लिख दिया फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर गिवन, या सिंबल बनाता सिंबल बना देता। एक क्वांटिफायर ये रहा, दो क्वांटिफायर है। एक क्वांटिफायर ये रहा, तीन क्वांटिफायर है। देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल ये क्वांटिफायर होते हैं। आप ये ढूंढोगे आपकी डेफिनेशन में कहां देयर एग्जिस्ट है, कहां फॉर ऑल है, कितने हैं। देयर आर 3 क्वांटिफायर्स।
ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के अंदर एक बच्चे से कि इसको नेगेट कर भाई, मतलब सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करती है, ये डेफिनेशन लिख दी। सीक्वेंस एल को कन्वर्ज नहीं करती, इस बात को बता। आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के प्रोग्राम में स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको नेगेट कर, ये बता कि सीक्वेंस एल को कन्वर्ज, एन सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कब नहीं करेगी। अब सुनो, कितने क्वांटिफायर है? 3। हाँ जी, क्या करना है आपको? आपको नेगेट करना है। क्या करना है? नेगेट करना है, इसको गलत करना है। पहले तो करता हूं रफ, फिर बना के उसको सजा के लिखूंगा। पहले रफ। रफ मैंने आपको ये बताया है कि जो फॉर ऑल होता है ना, फॉर एवरी, वहां पे तो देयर एग्जिस्ट आएगा, जहां देयर एग्जिस्ट है वहां फॉर ऑल आएगा। फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल आएगा। और जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको गलत कर दो। स्टेटमेंट है ये है स्टेटमेंट जो मैंने बॉक्स में डाली है, ये तो है स्टेटमेंट। इसको गलत करूंगा जैसे लेस देन लिखा हुआ है इसको काट दूंगा, इसको तो गलत कर दूंगा। और क्वांटिफायर्स जो हैं, फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल। पहले रफ कर लेता हूं, फिर उसको सजा के लिख दूंगा। समझ गए? तो पहले मैंने रफ कर लिया, रफ मैंने ये कर लिया। हाँ जी, क्या लो जी, मैं फटाफट करता हूं। फॉर एवरी है ना, फॉर क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हाँ जी, उस देयर एग्जिस्ट की जगह क्या आएगा? फॉर ऑल। ठीक है, हाँ, नेचुरल नंबर m, फॉर ऑल नेचुरल नंबर m, फॉर ऑल नेचुरल नंबर m। ठीक है, सच दैट वगैरह बाद में देख लेंगे, अभी तो मैं रफ कर रहा हूं खाली। फिर कॉमा लगा लिया, इसको कर दूंगा गलत। an माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन को काट दूंगा। ठीक है, और ये फॉर ऑल की जगह क्या आ जाएगा? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये लो जी, ये भी कॉमा लगा दिया, ये भी कॉमा लगा दिया, ये भी कॉमा लगा दिया। रफ किया मैंने तो अभी। अब इसको प्रॉपर ग्रामर बना के लिखता हूं, देखते हैं। जैसे एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा, पढ़ता हूं पहले तो, फिर इसको सजाऊंगा। एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा सच दैट हर नेचुरल नंबर m के लिए, और इसको पढ़ो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और फिर ये स्टेटमेंट आपने गलत कर दी। पहले तो ये बताओ, लेस देन को काट रखा है, लेस देन को काट रखा है, इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो चीज है ये तो मैं लिखूंगा बाद में, ये तो मैं बाद में लिखूंगा स्टेटमेंट तो। ठीक है, पहले क्वांटिफायर्स को लगाऊंगा। तो अब मैं इसको प्रॉपर लिख रहा हूं। हाँ जी, ए सीक्वेंस ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट टू एल। ए सीक्वेंस ए एन is not convergent to L, comma, if there exist epsilon greater than 0, ठीक है जी, there exist epsilon greater than 0, such that हाँ जी, for every natural number m, such that for every natural number m, फिर वो क्वांटिफायर अगेन फॉर एवरी नेचुरल नंबर m, देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और फिर आएगा सच दैट क्या? an माइनस एल का मोड
ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। हो सकता है थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप हो सकता है, लेकिन वो जो कंफर्ट जोन आएगा वो धीरे 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 आएगा, क्योंकि मैंने एकदम से 3 क्वांटिफायर वाली स्टेटमेंट उठा ली। समझ रहे हो क्या बोल रहा है मैंने? देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल, और फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट, और फिर उसको सजा के लिखो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट हर नेचुरल नंबर m के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर n मिल जाएगा m या m से बड़ा, जिसके लिए कि ये चीज होल्ड कर जाएगी। an माइनस एल का मोड एप्सिलॉन से कम आने की बजाय बराबर या ज्यादा आएगा। ठीक है, कंफर्ट जोन आएगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं आता। थिंग्स टेक टाइम। हथेली पर सरसों नहीं जमती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। प्रैक्टिस 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 करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तब जाके वो कंफर्ट जोन आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? पक्का? बस इसी के साथ मेरा लॉजिक कैलकुलस खत्म। ठीक है, और कल से मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा? लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा जो है वो आप ये समझ के चलो कि आपके एग्जाम में करीब करीब 50 मार्क्स का आता है। 170 का मैथ आता है, 30 की तो वो आती है मेंटल एबिलिटी। 170 का करना होता है, आता तो ज्यादा है। आता कितने का है भाई? 40 क्वेश्चन तो 3 नंबर वाले आते हैं, जिनमें से 25 करने होते हैं। अब ये स्टैट भी फंसा रखा है ना उन बीच में। स्टैट वाले बच्चे भी तो यही पेपर देते हैं ना, इसलिए ज़्यादा बड़ी चॉइस है। 21 से 60 तो 40 क्वेश्चन तो ये आते हैं 3 नंबर वाले, जिनमें से 25 करने होते हैं, और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके 4.75 मार्क्स वाले। ठीक है, 95 ये हुआ ना। तो ये कितना हो गया? 5 9 और 2 11। नहीं, मैंने गलत किया। 20 तो करने होते हैं, नहीं 20 करने होते हैं। 60 आते हैं, 60 में से 20 करने होते हैं। 60 आते हैं, 60 में से 20 करने होते हैं। करने 20 होते हैं, आते 60 है। आपको 60 में से 20 करने हैं, क्योंकि ये पेपर स्टेट वालों का भी यही है। 60 में से 30 क्वेश्चन तो स्टेट के होंगे, तो मैथमेटिक्स के आपको 30-35 क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है CSIR वालों ने कि MSc स्टेट और MSc मैथ का जो पेपर है वो कंबाइन कर रखा है। स्टेट का पेपर नेट का अलग से नहीं लिया जाता। वैसे आप कर कुछ भी सकते हो, बाउंडेशन नहीं है कि आपको मैथ वाले करने हैं, आपको जो मर्जी क्वेश्चन करो, क्योंकि इनका सोचना ये है कि स्टेट वालों का और मैथ वालों का जो बेस है वो तो सेम ही है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप स्टेट के क्वेश्चन नहीं कर सकते, या स्टेट वालों पे ये बाउंडेशन नहीं है कि वो मैथ के नहीं कर सकते। 60 आते हैं, 60 में से 20 करने होते हैं। कितना हुआ? काउंट करना जरा, कितना हुआ? 240 और 45,
285 हुआ ना, देखना ठीक किया गया मैंने, कैलकुलेट करो एक बार। ठीक है, अब इसको 5 0 ये हो गया जी, 405 नंबर का मैथ आता है, 405 का मैथ हो गया। और 15 क्वेश्चन वो आते हैं, दो नंबर वाले आते तो 20 है, करने 15 होते हैं, 20 आते हैं, 20 में से 15 करने होते हैं मेंटल एबिलिटी के, तो 40 क्वेश्चन वो हो गए। तो कुल पेपर होता है 445 मार्क्स का, 445 टोटल 445 का आता है, जिनमें से आपको 200 नंबर अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम। 200 से ज्यादा करोगे तो वो चेक नहीं होंगे आगे के क्वेश्चन। हाँ हाँ, कंप्यूटर पे होंगे ही नहीं, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अब तो कंप्यूटर पे ऑनलाइन हो गया पेपर, तो होंगे ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं होंगे उससे ज्यादा। तो मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो 405 का मैथमेटिक्स आएगा, इसे स्टैट और मैथ मिला के आएगा। आपको इसमें से 170 अटेम्प्ट करना है, इसमें से 30 नंबर यहां होते हैं मेंटल एबिलिटी, और जो लीनियर अलजेब्रा है ना, लीनियर अलजेब्रा अकेला आपकी आधी नैया पार कर देता है। 50 के आसपास आता है लीनियर, 60 भी आता है कई बार, 50 से 2-4 नंबर कम भी रह जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये मान के चलते हैं कि लीनियर अलजेब्रा 50 मार्क्स का आता है। और सुनो, अगर ढंग से तैयारी कर ली जाए ना, 50 के 50 आ जाते हैं, और 100 पे तो कट ऑफ ही जाती है। अब की बार 100 वाले का JRF है जनरल कैटेगरी में 100.5, ठीक है ना। क्वालिफाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो तो अलग अलग होते हैं, हर बार डिपेंड करता है इनकी स्कॉलरशिप का फंड कितना आता है ऊपर से, लेकिन यूजुअली एक टर्म के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, कई बार 600 भी करते हैं, 800 भी करते हैं, 700 भी करते हैं, एक बार 1000 भी कर दिए थे। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ के चलो कि ऑल ओवर इंडिया मैथमेटिक्स का नेट देने के लिए जो बच्चे बैठते हैं करीब करीब 35-40 हजार। CGL में तो 10-12 लाख बच्चे बैठते ही बैठते हैं। CGL नीट में कितने बच्चे बैठते हैं, उसमें भी इसी लेवल के बच्चे बैठते हैं। और ये जो दूसरा पेपर होता है इंजीनियरिंग वाला, कौन सा होता है? हाँ, जेई वाला, तो उसमें भी 10-11 लाख बच्चे बैठते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो क्वांटिटी कम होती चली जाएगी ना। 10वीं वाले बच्चे ज्यादा हैं, 12वीं वाले कम है, ग्रेजुएट फिर उससे कम है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर उससे कम है, फिर स्ट्रीम बढ़ जाती है, कुछ मैथ में चले गए, कोई फिजिक्स में चला गया, कोई केमिस्ट्री में चला गया, कोई बायो में चला गया, कोई कहीं चला गया। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो वो चीजें आपकी बढ़ती चली जाती है। तो करीब करीब मतलब देखो 2-4 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन करीब करीब आप ये मान के चलो कि 40,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो CSI और नेट मैथमेटिक्स के अंदर बैठते हैं। ठीक है, तो बच्चों लॉजिक वाला काम मेरी तरफ से खत्म हुआ। टुमारो वी विल स्टार्ट द सिलेबस एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा। थोड़ा सा लेंथी पेपर है लेकिन आसान है, लेंथी तो है बट इजी है। डेली का काम डेली करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, चीजें बनती चली जाएंगी बनती चली जाएंगी बनती चली जाएंगी। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कितनी क्लासेज हैं?